सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के ख़त के जवाब में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों मुल्क मौसमियाती तवानाई तब्दीलियों और ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताअवुन खुश आइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और फिर आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर हुकूमत का गिरेबान पकड़ें। जजेस के खत पर कहा कि किसी का ज़मीर जाग उठा है, लेकिन ये भी तहकीक होनी चाहिए कि किस वजह से ज़मीर जागा है। हुकूमत का गिरेबान पकड़ें, अवामी मसाइल के ऊपर पकड़ें, उनका बनता है। लेकिन ये है कि इख्तियारात की जंग है कि जी हमारी टर्फ पे फलाने ने इंटरफेयर कर दिया है। ये जो इंटरफेरेंस जो है ये तो 75 साल से जा रहे हैं। चलें, ज़मीर जाग उठा है किसी का और किस वजह से जागा है, ये भी ज़रा इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए। कमीशन बना है, कमीशन की जो जिलानी साहब जिन सरबराह बने हैं उनकी तारीफ़ें की जाती थी किसी ज़माने में। अब उन पर एतराज़ात आ रहे हैं, एतराज़ात हैं उसके ऊपर, तो फिर अपनी मर्जी का अपने वर्कर ही अपना जो है कमीशन का चेयरमैन बना लें ताकि अपनी मर्जी की वो इंक्वायरी भी कर ले और उसका अपनी मर्जी का फैसला भी दे सके। लाहौर के इलाके समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर एक शख्स ने घर में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। ये लाहौर का इलाका समनाबाद है, जहाँ पे रसूलपुरा की आबादी में एक सरफराज नामी शख्स की बहन की नदीम नामी नौजवान से 2 साल पहले मंगनी हुई थी, लेकिन इख्तिलाफात होने की बायस ये मंगनी आगे ना चल सकी और वो रिश्ता देने से इनकारी हो गया। सरफराज नदीम जो था वो लाहौर के इलाके जहानाबाद का रिहायशी था। वो यहाँ पे पहुंचा और उसने घर में आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर सरफराज और इरफान जो थे वो हलाक हो गए, जबकि रजिया, शाजिया और नाजिया जो थी 3 खवातीन वो शदीद जख्मी हो गई। जबकि इन तीनों को जख्मी करने और 2 अफराद को कत्ल करने के बाद नदीम ने खुद गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। तो पुलिस ने यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाशें जो पोस्टमार्टम के लिए मुर्तज़ा में मुंतकिल कर दी हैं। तो उनका कहना यह है कि जिस लड़की की मंगनी हुई थी नदीम से, उसकी हालत अस्पताल में तशवीशनाक बताई जा रही है। जी, ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे जब बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम का कप्तान एक बार फिर बनाने का फैसला कर लिया गया। इस पर कुछ चीजें हमारे सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा है कि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी पीसीबी से नाराज हैं। कौमी फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जारी बयान से लाइल निकले हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लाखानी, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी पीसीबी से नाराज हैं। वो पीसीबी की जानिब से जो जारी बयान है बाबर आजम के हवाले से, वो उससे लाइल निकले हैं। हम आपको बताएं कि अब से कुछ अरसा कबल साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन आफरीदी को कप्तानी दे दी थी और अब बताया जा रहा है कि एक ही सीरीज़ की वो कप्तानी कर सके हैं। अब से कुछ देर पहले पीसीबी की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें ऐलान किया गया कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है और शाहीन आफरीदी इस फैसले से मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि बाबर का एहतराम है और वो बाबर के साथ माजी में खेल चुके हैं और दोबारा वो इस फैसले को खुशामदीद कहते हैं। लेकिन अब शाहीन आफरीदी क्या इस फैसले से आगाह नहीं है? फैजान लाखानी हमारे साथ मौजूद है। फैजान, क्या हुआ है, क्या चल रहा है? या बिल्कुल, ये अब बात एमर्ज हुई है। जो शाम में पीसीबी का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें शाहीन आफरीदी के मंसूब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो खुश हैं और जिस तरह बाबर आए हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे। बट अब ये पता चला है कि शाहीन आफरीदी के हवाले से जो स्टेटमेंट आया है पीसीबी की तरफ से, शाहीन आफरीदी उससे ला इल्म है। शाहीन आफरीदी ने अपने कुछ करीबी दोस्तों से भी इस हवाले से जिक्र किया कि ये कहाँ से आ गया और जब उनको सोशल मीडिया से पता चला कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, मैंने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया। फिर पीसीबी से ये स्टेटमेंट जारी हुआ तो शाहीन का यही कहना है, शाहीन की हमें करीबी ज़राए ने बताया है कि वो इस स्टेटमेंट से ला इल्म है और उनको नहीं पता कि वो स्टेटमेंट नहीं। तो फैजान, ला इल्मी तो एक तरफ, क्या वो बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने के फैसले पर नाराज है? देखें, जब इस तरह के स्टेटमेंट जब उनके नाम से मंसूब हो रहा है और जब शाहीन आफरीदी के करीबी जराये से इस तरह की तलात आ रही है कि वो उनको पता ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट
کیا ہے, کس طرح ایشو ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے پی سی بی سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا شاہین شاہ آفریدی سے اس پورے سیناریو میں. تو آف کورس شاہین اس معاملے میں فلی سیٹسفائڈ تو کوئی بھی کپتان نہیں ہوتا. اس طریقے سے ایک سیریز کے بعد اگر کسی کپتان کو ہٹا دیا جائے تو یقینی طور پر شاہین شاہ آفریدی کے بھی اپنے گریوینسز یہاں پر موجود ہوں گے. ایک ایز اے ٹیم مین, ایز اے ٹیم پرسن تو وہ شاید ان کا ساتھ دے بھی, اگر پبلکلی اناؤنس نہ بھی کرے یا اس اسٹیٹمنٹ کو ڈسون بھی کرے, بٹ ان کے یہ بات تو ہوگی ان کے دل میں کہ ایک سیریز کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا اور بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا. لیکن فیضان, جب ساری ٹیم ایک جگہ موجود ہے, اس وقت پریکٹس کر رہی ہے, سکلز کے حوالے سے اس وقت ان پہ کام ہو رہا ہے, تو پی سی بی کے لیے کیا مشکل تھا؟ دونوں کھلاڑیوں کو بٹھاتے, اعتماد میں لیتے, پھر بیان جاری کرتے. دیکھیے بالکل آئیڈیل سچویشن میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے پورے ایشو کو کہ خبریں بھی آ رہی ہے, کبھی کچھ بات ہو رہی ہے, کبھی کچھ بات ہو رہی ہے, کبھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہے, بہتر یہی ہوتا کہ پی سی بی چیئرمین یا پی سی بی کے ٹاپ آفیشل دونوں پلیئرز کو لے کے بیٹھتے اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے ہی حل کر دیتے. دیکھیں یہ اس وقت کوئی موقع بھی نہیں تھا اچانک اس طرح قیادت چینج کر دینے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ بابر کو لانا بھی چاہتے تھے تو پھر شاہین آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے, بابر بیٹھ کر بات کرتے اور پھر ایک طریقے سے اس پوری سچویشن کو چینج کرتے. تھوڑا سا یہ معاملہ, بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا. اور اب دیکھیں کچھ میں بتایا جا رہا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کچھ دیر میں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے اپنی ڈیمیج کنٹرول کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ فیضان لکھانی آپ کا. تو اس ساری صورتحال سے سامنے آ رہی ہے, سارا یوں لگتا ہے کہ all is not well in PCB's camp. جنگ گروپ کے سابق چیئرمین اور اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید رحمان کی آج 4تھی برسی ہے. ان کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. 16 اگست 1946 کو میر صحافت میر خلیل الرحمان کے گھر پیدا ہونے والے میر جاوید رحمان ایک غیر معمولی انسان تھے. ان کی صحافتی زندگی نصف صدی سے زائد عرصے پر ہوئی. اردو صحافت کو اب میر جاوید رحمان جیسی ہمہ صفت اور ہمہ جہد شخصیت شاید کبھی میسر نہیں آ سکتی. ان کے تعاون سے اور رہنمائی کی بدولت جنگ گروپ پاکستان کا معتبر ادارہ بنا. اس سایہ دار چھتری تلے کئی اخبارات اور رسائل جن میں جنگ, دی نیوز, عوام, انقلاب, جیو نیٹ ورک, اخبار جہاں اور میکس شامل ہے. میر صحافت میر خلیل الرحمان نے میر جاوید رحمان کی تربیت اپنے صحافتی ویژن کے مطابق کی اور بڑے صاحبزادے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے والد کے ویژن اور صحافتی ورثے کو شاندار انداز میں آگے بڑھایا. وہ جنگ گروپ کے سابق پبلشر, چیئرمین اور مینیجنگ ایڈیٹر جبکہ 7 روزہ اخبار جہاں کے ایڈیٹر ان چیف بھی رہے. وہ ساری زندگی سچی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے علمبردار رہے. ان کی قیادت میں جنگ گروپ مختلف قوتوں کے دباؤ اور حملوں سے نبرد آزما رہا. اس کے باوجود عوام کو باخبر رکھنے اور اظہار رائے سے متعلق اپنے موقف پر ہمیشہ ڈٹا رہا. راولپنڈی کے علاقے گوجر خان میں جی ٹی روڈ پر واقع چرچ میں آگ لگنے سے چرچ کا بیشتر حصہ, سامان اور کتابیں جل گئیں. مسیحی برادری نے مظاہرہ کیا. تھانہ گوجر خان میں مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دی کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی, ملزمان کو گرفتار کیا جائے. گوجر خان پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ یا کسی کی شرارت ہو سکتی ہے. تحقیقات کی جا رہی ہیں.